2024 में जो जीतेगा इसी संसद से देश पर राज करेगा। संसद को लेकर मचे संग्राम के बीच आज आपको जीत की रणनीति के बारे में मैं बताने जा रही हूं, जिस पर बीजेपी बेहद बारीकी से काम कर रही है। 2024 जीतने के लिए बीजेपी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को बना लिया है हथियार। जी सही सुन रहे हैं आप, वंदे भारत चुनाव जीतने का हथियार। आज देहरादून टू दिल्ली ट्रेन की शुरुआत हो गई है। कैसे ये ट्रेन बीजेपी के लिए संसद का रास्ता आसान बनाएगी, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रेलवे के इतिहास में नई वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के साथ ही एक नया अध्याय जुड़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर देहरादून ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी देहरादून में मौजूद रहे। आज ये ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण उत्तराखंड की धरती के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। और ट्रेन में सवार बच्चों से बात की। वंदे वंदे भारत माता की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि है, बल्कि इस ट्रेन के जरिए 2024 में विजय की एक पूरी कहानी है। डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से, डबल गति से काम कर रही है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहले लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं। उन दलों का ध्यान घोटालों पर था, भ्रष्टाचार पर था, परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे। परिवारवाद के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत का ही विषय रहा नहीं। वैसे तो लक्ष्य 15 अगस्त तक देश में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का है, लेकिन अभी 17 ट्रेनों की ही शुरुआत हुई है। भारत के नक्शे पर देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर कोने में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ती दिखाई देगी। उत्तर भारत 6 ट्रेन, दक्षिण भारत 5, पश्चिम भारत में 4, पूर्वी भारत में 2 वंदे भारत ट्रेन अभी चल रही है। अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से इनकी गणना करें तो फिर ये 400 से ज्यादा सीटों को प्रभावित कर सकता है। अगर दक्षिण भारत की 100 सीटों को इसमें माइनस भी कर दें तो बीजेपी को 300 सीटों पर वंदे भारत की रफ्तार का फायदा हो सकता है। 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। कोरोना की वजह से बीच में 2 साल वंदे भारत की स्कीम पर असर हुआ। पिछले साल 2022 में फिर से वंदे भारत की लॉन्चिंग में तेजी आई। लक्ष्य अगले 3 साल में 400 वंदे भारत चलाने का है। वंदे भारत एक्सप्रेस देश में विकसित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिर्फ 52 सेकंड में 100 की स्पीड, टक्कर रोकने वाली कवच तकनीक से लैस है। मतलब ये कि इस ट्रेन ने लोगों का न सिर्फ समय बचाया, बल्कि यात्री रफ्तार के रोमांच का मजा भी ले रहे हैं। हालांकि अभी उस रफ्तार से वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही है जिस रफ्तार से चलाने का टारगेट रखा गया, लेकिन धीरे धीरे कोशिश उस स्पीड की तरफ ले जाने की है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पिछले महीने ही मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत की सौगात मिली। पिछले महीने ही पीएम ने राजस्थान से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। पिछले साल दिसंबर में छत्तीसगढ़ में वंदे भारत की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश को अभी आने वाले दिनों में कुछ और वंदे भारत की सौगात मिल सकती है। रेलवे में अब जो तैयारियां चल रही हैं उसके मुताबिक जल्द ही
वंदे भारत का अपडेटेड वर्जन पटरियों पर दौड़ता हुआ नजर आएगा। बताया जा रहा है कि मार्च 2024 तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्लीपर वर्जन बनकर तैयार हो जाएगा। लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को उपयोग में लाया जाएगा। हर राज्य को वंदे भारत से जोड़ना पहला टारगेट है। एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए वोटर्स को अपने पाले में करने की है, तो दूसरी तरफ नेशनल हाईवे के जाल के जरिए वोटर्स को साधने की प्लानिंग की गई। बीते 31 मार्च तक की बात करें तो देश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई करीब 1.5 लाख किलोमीटर हो चुकी है, जबकि नेशनल हाईवे की ये लंबाई 2013 और 14 में महज 91,000 किलोमीटर की थी। तो उत्तराखंड को आज पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। दिल्ली से देहरादून के बीच चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खूब तारीफ की। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2,500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का कार्य। इन नवरत्नों की माला को पिरोने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं उन्हें भी धामी जी की सरकार ने नई ऊर्जा दी है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 धाम महापरियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है। तो ये है संसद की इमारत और इसी संसद की बिल्डिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दो हिस्सों में पूरी तरीके से राजनीतिक दल बटे हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बंटवारा विपक्ष के अंदर भी हो गया है। कई बड़े राजनीतिक दल जो अपने अपने राज्यों में बड़ी ताकत रखते हैं, उन्होंने विपक्षी चक्रव्यूह में सेंध लगा दी है। नई संसद के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में एबीपी न्यूज की टीम देश को नई संसद के इलाके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी सुबह ही विदेश के दौरे से लौटे हैं। पीएम ने यहां आकर 2 बड़े बयान दिए, जिसमें विपक्ष को निशाने पर लिया गया। भारत की महान परंपरा के प्रति दोस्तों मैं सच कहता हूं, आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना। दोस्तों, हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है, तो दुनिया भी मेरे साथ देती है। दोस्तों, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण। 28 मई को पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। विपक्ष कह रहा है कि उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए। इसी मांग के साथ विपक्ष के 19 दलों ने एक साझा बयान जारी कर कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया। जिन दलों ने संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला लिया है, उनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ममता की टीएमसी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, झारखंड की सत्ताधारी हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यू, अखिलेश की समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीएमके शामिल हैं।
एक तरफ जहां नई संसद को लेकर मोदी विरोधी मोर्चा एकजुट हो रहा है, तो दूसरी तरफ नई संसद के बहाने बीजेपी के पक्ष में भी गोलबंदी शुरू हो गई है। 14 दलों के नेताओं ने एनडीए की अगुवाई में साझा बयान जारी कर विपक्ष की निंदा की। एबीपी न्यूज आपको एनडीए नेताओं की वो चिट्ठी दिखा रहा है जिसमें 14 पार्टी के नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी फंसी है, तो एनडीए की याद आई है। कुंभ मेले में बच्चे खो जाते हैं ना, कुछ दिन बाद मिलते हैं तो बड़ा जश्न होता है। ये एनडीए कहाँ खो गया था? पिछले 9 साल से कब इसकी मीटिंग हुई, कौन सा बयान आया, कब? अरे अभी तो ये सरकार चल रही थी हम दो और हमारे दो की। अब चूंकि 20-20 दल सामने आ गए और आप पकड़े गए हैं गलत परंपरा निभाते हुए। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन है आज। वैसे संसद के उद्घाटन के सवाल पर सिर्फ एनडीए खुलकर साथ नहीं आया, बल्कि विपक्ष में शामिल कई बड़ी पार्टियां भी खुलकर बीजेपी के साथ खड़ी हैं। जो विपक्षी दल उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे उनमें बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, एआईएडीएमके, अकाली दल शामिल हैं। ये कहते हैं कि इसी के बहाने विपक्ष एक हो रहा है, यानी मुद्दा विहीन ये विपक्ष है। मोदी से लड़ने की क्षमता किसी एक दल और एक नेता में नहीं। उधर संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की तरफ से याचिका दी गई। वैसे उम्मीद कम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कुछ करेगा। और अब नई संसद से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। 28 मई को संसद के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 28 मई वो तारीख है जब वीर सावरकर की जयंती का दिन होता है और उसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन भी होना है। तो नई संसद को लेकर मचे घमासान के बीच राज्यसभा सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माफी इन दिनों वायरल है। बीजेपी के जिन सांसदों ने सिंधिया को 2019 में हराया, अब उन्होंने भी निशाना साध दिया है और कांग्रेस बीजेपी के अंदर चल रहे इस विवाद को लेकर मजे ले रही है। जैन समाज का क्षमावान, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना। भरे मंच से सिंधिया का माफी मांगने वाला ये वीडियो कई दिन से वायरल है। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना। रविवार का ये वीडियो है। उस दिन सिंधिया शिवपुरी के एक सामाजिक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। वैश्य जैन समाज के सम्मेलन में सिंधिया ने माफी क्या मांगी, राज्य की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया। क्षमा किससे मांग रहे हैं? अच्छा, क्षमा मांग रहे, गलती महसूस कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में सिंधिया के मन में कुछ चल रहा है? असल में सिंधिया इन दिनों गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में वोटर्स का मन टटोल रहे हैं। माना जा रहा है कि सिंधिया लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ लेंगे रात्रि विश्राम। इसी क्रम में रविवार को सिंधिया के मंच से बीजेपी के स्थानीय नेता ने बयान दे दिया कि 2019 में हमसे गलती हो गई। ये बात बीजेपी के स्थानीय सांसद केपी यादव तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गए। बीजेपी के स्थानीय नेता गजराम सिंह के साथ ही सिंधिया को भी लपेट लिया। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहे।
2024 कौन जीतेगा, एबीपी न्यूज का ये इलेक्शन शो देख रहे हैं आप। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर जिस तरीके का विवाद और घमासान छिड़ा हुआ है पक्ष और विपक्ष के बीच, इस सब के बीच सरकार को अब 25 दलों का समर्थन मिल गया है। इनमें एनडीए के बीजेपी समेत 18 दल और बाकी गैर एनडीए के 7 राजनीतिक दल शामिल हैं जो सरकार के समर्थन में आ गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पासवान गुट, बीजेडी बीजू जनता दल, बीएसपी मायावती की पार्टी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल और जेडीएस शामिल हैं जो सरकार के समर्थन में हैं और इस उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3रे संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश जहां हर दिल में है देश। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था खेलोगे तो खिलोगे। आपके इस सूत्र वाक्य को जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।